दो कंडक्टिंग स्फेयर, उन पर मास सेम है, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, इस तरह से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं और एक धागे से ऊपर बांध दी, छोड़ दिए इस ज़मीन पर, ऊपर से यहाँ पर नीचे ऐसे छोड़ दिए। तो क्या होगा बताओ? अगर चार्ज नहीं होता तो क्या होता? दोनों के दोनों मास एक दूसरे से चिपक जाते और नीचे लटके रहते, रेस्ट में रहते। लेकिन चूंकि चार्ज भी है तो एक तो उनमें रिपल्शन भी होगा और डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा। तो नीचे भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है और रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है। तो जिससे कि क्या होगा, वो दोनों दूर हटेंगे। और दोनों दूर हटेंगे तो कब तक हटेंगे? जब तक कि उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाती। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स बैलेंस नहीं हो जाता या नेट फोर्स ईच स्फेयर पर ज़ीरो नहीं हो जाता। और जैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई तो उस समय क्या क्या वो क्वेश्चन बना सकता है? वो कहेगा कि बताइए उस समय वर्टिकल से एक थ्रेड ने कितना एंगल बनाया। पहला क्वेश्चन ये बना लेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बना लेगा कि ये जो थ्रेड है इसमें टेंशन कितना है, ये बना लेगा। तीसरा क्वेश्चन ये बना लेगा कि ये दोनों जो आपके स्फेयर्स हैं या पूरा सेटअप है, इनको अगर किसी लिक्विड में डिप कर दूं तो अब एंगल कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ये पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन ये कह सकता है कि अगर ये पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में डिप कर दूं और एंगल अगर वही हो तो फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस लिक्विड का क्या होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और क्या बन सकता है? ये कह सकता है कि इस पूरे सेटअप को मैं एक स्पेस में ले जाऊं जहां पर ग्रेविटी फ्री रीजन है, ग्रेविटी नहीं है। ठीक है। तो उस जगह पर यहाँ ये दोनों थ्रेड हुक पर जो यहाँ से लटके हुए हैं वहाँ पर कितना एंगल बनाएंगे, ये बन सकता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इन दोनों स्फेयर से यूनिफॉर्म रेट से चार्ज लीक होना शुरू हो जाए, चार्ज लीक होना शुरू हो जाए तो मतलब चार्ज की वैल्यू दोनों पर क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कम हो रही है तो रिपल्सिव फोर्स भी कम हो रहा होगा, यानी दोनों स्फेयर एक दूसरे के पास में आने लगेंगे। तो वो कितनी वेलोसिटी से पास में आएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है इसी में कि अगर इनके चार्जेस अलग अलग हैं तो एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनके मासेस अलग अलग हैं तो वर्टिकल से एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन एक ही सेट के बनते हैं। तो इस सेट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे अपन पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर आ गई है, ये यहाँ पर आकर के रेस्ट में हो गए हैं। तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा mg, और ये स्फीयर इसको इधर रिपेल कर रहा होगा F इक्वल टू कितने से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल कर रहा होगा। और ये स्फीयर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो प्रोड्यूस कर रहा है E, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू QE, ये लगेगा। अच्छा, ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड के अंदर टेंशन डेवलप हो जाएगा और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अलोंग दी थ्रेड एंड अवे फ्रॉम दिस मास होती है। तो ये थ्रेड के अंदर कितना हो गया? टेंशन हो गया, कैपिटल T। ठीक है। जैसा यहाँ हुआ है वैसा ही ठीक यहाँ भी होगा। इक्विलिब्रियम हो जाएगी कंडीशन, तो उस केस में ये टेंशन F इक्वल टू QE mg तीनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो एक तरीका यह है कि लामी थ्योरम लगा लो, दूसरा तरीका यह है कि सिंपल हम रिजॉल्व करके करें। तो रिजॉल्व करके आसान होता है, इसलिए लामी थ्योरम के चक्कर में अपन नहीं पढ़ रहे, वो अपन इसलिए मैंने बताई नहीं है आपको। ठीक है। रिजॉल्व करके कैसे करेंगे? देखो, ये यहाँ पर ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ध्यान से सुनना। जब ये
इक्विलिब्रियम में आ गए तो इस थ्रेड ने यहाँ पर एंगल बनाया थीटा, और सब कुछ आइडेंटिकल है तो इधर भी एंगल थीटा ही बनेगा, बराबर एंगल बनाएंगे। और दोनों के बीच में सपोज सेपरेशन x हो गया है, कितना हो गया है x, दोनों एक दूसरे से x सेपरेशन पर आ चुके हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो अब क्या करेंगे, हम बैलेंस करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, रेस्ट में है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। तो बैलेंस करने के लिए ये एंगल थीटा है, तो एक काम करो, ये mg को ऊपर ऐसे बढ़ा लो, तो ये थीटा है तो ये वाला भी ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा कितना, थीटा, ये हो जाएगा। बोलो अब हम यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। इस टेंशन को ब्रेक करो तो इधर वाला कौन सा होगा टेंशन, ये थीटा वाला कंपोनेंट t कॉस थीटा, इधर वाला कौन सा होगा t साइन थीटा, ये होगा, ये t का इधर t कॉस थीटा और t का इधर t साइन थीटा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा देखिएगा कि ये जो यहाँ पर t कॉस थीटा है वो किससे बैलेंस हो जाएगा, mg से, और ये जो t साइन थीटा है वो किससे बैलेंस हो जाएगा, QE से। तो यहाँ पर हम देखेंगे t साइन थीटा इक्वल टू आ रहा है QE एंड t कॉस थीटा इक्वल टू आ रहा है कितना, mg। दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये t और t कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, इक्वल टू QE डिवाइड बाय mg। ये हमारे पास एक मेन फार्मूला बन गया। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको अच्छी तरह समझ लो। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए ऐसा हो तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, QE अपॉन mg, mg डाउनवर्ड और ये F इक्वल टू QE, ये फोर्स है, कौन लगाएगा, दूसरा वाला पार्टिकल इस पहले पार्टिकल पर लगाएगा, F इक्वल टू QE। ठीक है, तो अब यहाँ से वो पूछे कि एंगल कितना बन रहा है बताइए। अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। पहला ये तो इसका बेसिक है इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थीटा पूछ सकता है कितना एंगल बनेगा। तो कितना एंगल बनेगा वो फाइंड करने के लिए टेन थीटा इक्वल टू QE अपॉन mg आ रहा है, तो थीटा कितना हुआ, टेन इनवर्स QE अपॉन mg, यही आंसर हो गया पहला। अब ऑप्शन अपने को देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है। मान लो कि ये x डिस्टेंस पहले से उसने दे दी, मान लो दे दी कि x डिस्टेंस पर आकर के वो सेपरेट हो रहे हैं और रेस्ट में आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, ये जो E है इस E की वैल्यू पुट कर देंगे हम, और E की वैल्यू क्या होगी बताओ, इस चार्ज के कारण यहाँ फोर्स, यस, KQ अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x स्क्वायर, तो इसको यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा। क्यों, अरे भाई Q इस पे फोर्स लगा रहा है तो यहाँ की फील्ड चाहिए ना, तो यही तो डिस्टेंस होगी। चार्ज ये है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यही तो डिस्टेंस होगी। वो एंगल तो इस थ्रेड का एक का बन रहा है, यहाँ चार्ज थोड़ी ना है, चार्ज तो यहाँ है, तो डिस्टेंस x होगी। तो KQ बाई एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे, हमारे पास थीटा आ जाएगा, ये एंगल आ गया पहला, ये पहला क्वेश्चन आ गया। अब आ जाओ दूसरा। वो कभी कभी x की वैल्यू पूछ लेगा कि आप तो बताओ x की वैल्यू क्या है। एंगल दे दिया उसने, बाकी सब कुछ दे दिया, तो कितने सेपरेशन पर आकर के ये रुक जाएंगे ये पूछ लेगा। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, देखो यहां से टेन इनवर्स को तो ये टेन थीटा लिख लो बराबर Q इंटू E की वैल्यू पुट कर दो, KQ बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन mg, ये कर दिया। मुझे x निकालना है और वो पूछेगा कि x तब निकालो जब एंगल बहुत ज़्यादा ना हो, स्मॉल एंगल के लिए। तो फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए जो टेन थीटा होता है ना,
ये टेन थीटा को हम साइन थीटा अप्रॉक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो अगर टेन को मैं साइन लिख दूं तो देखना, साइन लिख दिया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? इस ट्राइंगल में चलो यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। हम इस ट्राइंगल में चलें। कौन से वाले में? इसमें। देखो, इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, क्या कर सकते हैं बोलो इसमें चलेंगे तो? अब बताओ साइन थीटा को क्या ले लूं? थीटा ये है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हम ये इसकी लेंथ, थ्रेड की लेंथ L मान रहे हैं। अब जरा बता दीजिए 10 की जगह अगर मैं साइन लिख दूं तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब ये अब x/2 होगा अपॉन L, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इक्वल टू, इधर आ जाओ, ये क्या चल रहा था? k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर mg, यही चल रहा था। मुझे x निकालना है तो बोला एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ गया? k क्यू स्क्वायर अपॉन, और 2l को भी उधर ले जाओ तो ये हमारे पास आ गया है x इंटू एक्स, एक्स क्यूब इक्वल टू k क्यू स्क्वायर इंटू 2l डिवाइड बाय mg। ठीक है, और अगर लिखना चाहो एक्स क्यूब, फिर अब इसके बाद क्या होता है? कहानी की ऑप्शन में देखनी पड़ती है कि ऑप्शन में वो कैसे ऑप्शन दिए। मान लो k के टर्म में दिए तो कुछ मत करो, एप्सिलॉन 0 के टर्म में दिए तो आपको k की वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर इंटू 2l डिवाइड बाय mg। 2 से ये कैंसिल कर दो तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 mg एंड होल पावर कितनी? क्यूब थी इधर तो ये 1/3 पावर हो जाएगी। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर? तो ये हुआ, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखें। तीसरा ये है कि अगर ये जो पूरा का पूरा जो सेटअप है इसको अगर मैं किसी लिक्विड में डुबो दूं, ठीक है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ कि जो एंगल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या था? QE अपॉन mg। ध्यान देना, इस थीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना चाहते हैं। अगर हम किसी मीडियम में डुबो रहे हैं तो मास तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, जी चेंज, यानी पूरा का पूरा जो वेट है वो तो चेंज हो जाएगा क्योंकि जी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज हो जाती है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स भी तो लगेगा उस पर, बायलेंस फोर्स जिसको कहते हैं, तो वेट चेंज हो जाएगा। अच्छा, वेट कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? mg की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। एयर में जो होती है वो मीडियम में किसी लिक्विड में कम हो जाती है, क्योंकि एयर में लग रही है mg नीचे, वैक्यूम में mg लग रही है, और वहाँ पर mg के साथ साथ ऊपर भी फोर्स लगेगा एक, तो ऊपर भी फोर्स लगेगा तो डिफरेंस आ जाएगा, यानी वेट कम हो जाएगा। तो अपेरेंट वेट लिक्विड के अंदर कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कम होगी, क्योंकि आपको पता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r² होती है। बोलो ये होती है कि नहीं? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर E/K होती है।
लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं है, क्वेश्चन केवल इतना ही नहीं है। क्वेश्चन में वो कहेगा, देखो क्वेश्चन में वो ये कहेगा कि इफ होल सेटअप is dipped in liquid of dielectric constant K, then for same angle as that of in air or vacuum, find dielectric constant K की वैल्यू फाइंड करो। और इसमें वो दे देगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मान लीजिए दे दी उसने सिग्मा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल या बॉब, स्फेयर, ये दे दिया उसने रो, तो के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट और जेई दोनों के लिए। एंगल सेम है, ध्यान देना। तो पहला फॉर्मूला तो यही लगा, tan थीटा इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। अब मान लीजिए कि एंगल बदल गया है, बाद में दोनों को इक्वल कर देंगे, तो tan थीटा डैश नया क्या आ जाएगा बताओ, क्यू ई। क्यू ई की वैल्यू बताएं, ये तो पता ही है, ई की वैल्यू 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ई बाई के हो जाएगी। बस वेट देख लेते हैं, वेट क्या हो जाएगा, एम जी। तो अपरेंट वेट निकालें, अपरेंट वेट उसको मान लेते हैं एम जी डैश। ठीक है, वो क्या होता है, अपरेंट वेट इक्वल टू रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, यही होता है डीईसी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पढ़े लिखे नहीं है तो एम जी बोलो। मास को क्या लिखते हैं, ये मास किसका है, एम जी किसका है, ये वेट किसका है, ये स्फीयर का। स्फीयर का मास कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हो गई। और वॉल्यूम को चाहें तो वी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे। वी इंटू डेंसिटी, हमने स्फीयर की डेंसिटी कितनी मानी है, रो, इंटू जी। एफ अपथ्रस्ट कितना लगता है, किसी को जब लिक्विड में डुबोते हैं तो जितना वो वाटर डिस्प्लेस करता है, जितने वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करता है, उसका वेट ही अपथ्रस्ट होता है। यानी जो लिक्विड, वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर, लिक्विड है तो लिक्विड, तो लिक्विड जितना हट जाता है, जितने वॉल्यूम का वाटर या लिक्विड हट जाता है, उसका वेट ले लो तो वही अपथ्रस्ट होता है। तो यहाँ पर एफ अपथ्रस्ट कितना होगा, एक स्फीयर को डुबोगे तो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस होगा या लिक्विड डिस्प्लेस होगा, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा। वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर हम एक वी वॉल्यूम के स्फीयर को वाटर में डुबो रहे हैं तो कितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा, वी वॉल्यूम, बस उसकी डेंसिटी अलग होगी वाटर की। तो वो लिक्विड की डेंसिटी मान लो सिग्मा, हमने लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा मानी है तो सिग्मा ले ली, इनटू जी, जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वी सिग्मा जी। इधर से वी रो जी कॉमन ले लो, ये वी रो जी, तो वी रो जी कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, 1 माइनस वी जी बाहर आया, सिग्मा बाई रो, ये आ जाएगा। अब वी रो जी को हम लिख सकते हैं एम जी। तो ये जो अपरेंट वेट है एम जी डैश इक्वल टू कितना आया, वी रो जी यानी एम जी। एलसीएम ले लो, रो माइनस सिग्मा बाई रो, ये आ जाएगा। तो बस यही हमारे पास अपरेंट वेट हो गया है। अब हम एम से एम काट सकते हैं, तो इफेक्टिव ग्रेविटी आ गई है जी
रो माइनस सिग्मा बाई रो। ये फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए भी एक बहुत अच्छा फार्मूला है कि किसी बॉडी को अगर हम किसी लिक्विड में डिप कर रहे हैं तो अपेरेंट वेट कितना होगा ये आपको याद होना चाहिए, और ये अपेरेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वो जी डैश इक्वल टू जी रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। इसको इफेक्टिव ग्रेविटी भी कहते हैं, इफेक्टिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं। अब देखिएगा, मुझे तो निकालना था कि अगर ये एंगल बराबर हो तो के कितना होगा, तो ये टेन थीटा है और अब नया टेन थीटा डैश मान लेते हैं, फिर बराबर कर देंगे दोनों को, तो Q इंटू ई, ई पर क्या फर्क पड़ेगा, E बाई के हो जाएगा, समझ रहे हैं। E पर क्या फर्क पड़ेगा मीडियम के अंदर, E बाई के हो जाएगा। M पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, G क्या हो जाएगा G डैश, और G डैश की वैल्यू कितनी है, G ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा बाई रो, यही है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, हमें थर्ड क्वेश्चन में ये दिया है कि फॉर सेम एंगल, सेम एंगल है तो टेन थीटा और टेन थीटा डैश क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो दोनों बराबर होंगे तो हम इनको ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा टेन थीटा ये रहा हमारे पास क्यू ई अपॉन एम जी, और टेन थीटा डैश ये रहा क्यू ई अपॉन के एम जी रो माइनस सिग्मा बाई रो। इस बड़े डेरिवेशन या उसको देख कर घबराना नहीं, लास्ट में मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा, उसी से हो जाएगा, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। ये क्यू ई कट गया, के की वैल्यू यहाँ ले जाओ, ये के आ गया और रो ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे रो माइनस सिग्मा आ गया। बस यही ट्रिक है जो याद करनी है, ठीक है। कि अगर हम किसी लिक्विड में पूरा सेटअप डुबो देते हैं और एंगल अगर चेंज नहीं हो तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उस लिक्विड की क्या होगी, तो वो होगी रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। यहाँ भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ रो आएगा कहाँ सिग्मा आएगा, सिग्मा माइनस रो है कि रो माइनस सिग्मा है, या रो ऊपर है या सिग्मा माइनस रो नीचे है, या सिग्मा माइनस रो ऊपर है या रो माइनस सिग्मा ऊपर है, क्या है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, के की वैल्यू कभी एक तो नेगेटिव नहीं होती, एक से कम नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 लेते हैं तो उससे कम तो पॉसिबल नहीं है। तो सोचो अगर मुझे दो डेंसिटी दे रखी हैं और मैंने छोटी ऊपर ले ली बड़ी नीचे ले ली, है ना, मतलब रो माइनस सिग्मा ऊपर ले लिया और रो नीचे ले लिया, तो 1 से छोटा आ जाएगा। तो पहली बात तो दोनों डेंसिटी, जो दो डेंसिटी दे रखी हैं उनमें से बड़ी डेंसिटी ऊपर लेना है न्यूमरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में दोनों डेंसिटी का डिफरेंस। एक और क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, मैंने पेन कहाँ रख दिया है, एक और क्वेश्चन। अब अगर ये बोले कि ये पूरा सेटअप है ना, इसको आप क्या करो, एक सैटेलाइट में ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, होल सेटअप इज टेकन जी 0 हो जाए, तो ये दो कंडीशन में हम ग्रेविटी फ्री रीजन को मान सकते हैं। तो उस जगह पर क्या होगा, अब वो पूछेगा फाइंड एंगल मेड बाय थ्रेड, ठीक है, एट हुक। तो ऐसी कंडीशन थी ना, तो ये हुक था, मान लो ये दो स्फीयर थे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों सस्पेंडेड थे वो, क्योंकि ग्रेविटी लग रही थी, कुछ रिपेल भी कर रहे थे।
लेकिन अब ग्रेविटी खत्म, मतलब फ्री फॉलिंग का केस हो गया, इफेक्टिव वेट 0। तो इफेक्टिव वेट जब 0 हो जाएगा तो केबल क्या लगेगा, बोलो, केबल क्या लगेगा, ये हुक है, ये लगेगा, इस तरह से हो जाएंगे ये रिपल्सिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, इस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और जब अब हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या था, उस क्वेश्चन पर आ जाएं। ये क्वेश्चन था हमारा पहला क्वेश्चन। Two identical charge spheres suspended from common point by two massless string, यही था, massless string of length L are initially at a distance small d, initially d distance पर है, d जो हमने x माना था, apart because of their mutual repulsion the charge begins to leak। अब उसने बोला है चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फेयर्स एट कांस्टेंट रेट, एज ए रिजल्ट द चार्जेस अप्रोचेज ईच अदर विद वेलोसिटी v, देन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में जो x के फॉर्म में वेलोसिटी कितनी होगी वो बताना है। तो इसमें हम यही फॉर्मूला अप्लाई करें, tan थीटा वाला ले लेते हैं, बोलो tan थीटा इक्वल टू क्या था, QE बाई mg। ध्यान से सुनिएगा, tan थीटा को साइन ले लिया था, साइन को लिखा था क्या बताओ, ध्यान आ रहा है, x बाई 2l इक्वल टू QE बाई, अच्छा QE को क्या लिखा था, Q बाय एक्स स्क्वायर mg, ये लिखा था। और x को इधर ले जाओ, x की पावर 3 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन mg इंटू 2l, ऐसा हम कुछ लिखे थे। और इसमें जो दिया हुआ है ना, वो क्या दिया है, आप देखेंगे वेलोसिटी और x का फंक्शन फाइंड करना है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, चार्ज लीक हो रहा है, कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक हो रहा है, यानी dq ओवर dt, ये क्या दिया है, कांस्टेंट होता है। ये dq ओवर dt का मतलब क्या है, चार्ज के लीक होने की रेट, यही तो है, चार्ज के लीक होने की रेट, यानी चार्ज के चेंज होने की रेट। तो बात समझ में आ रही है कि ये पास पास क्यों आएंगे, क्योंकि ये देखो ये सिचुएशन थी ना, इनिशियली ये डी डिस्टेंस पर थे, अब क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्यू चार्ज था, इनके दोनों स्फीयर के ऊपर क्यू क्यू चार्ज था, लेकिन चार्ज लीक होने लगे, ये लीक होने लगे, तो चार्ज की वैल्यू इधर से क्या होगी, कम होगी, ये भी कम होगी। तो चार्ज की वैल्यू कम होगी तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी कम होगा, इसलिए अब ये दोनों स्फीयर एक दूसरे की तरफ, रिपल्सिव फोर्स कम हो रहा है इसलिए एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देंगे। और सपोज v वेलोसिटी से आ रहे हैं तो वही v वेलोसिटी इसके बीच में जो सेपरेशन है x, उस पर किस तरह से निर्भर करेगी ये पूछा है, कैसे डिपेंड करेगी ये पूछा है, ठीक है। और उसने कहा है कि जब जब चार्ज लीक हो रहा है तो वो लीक होने की रेट भी कांस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले ज़्यादा लीक हो रहा है फिर और ज़्यादा हो गया फिर कम लीक हो गया, यूनिट टाइम में जितना चार्ज लीक होता है वो कांस्टेंट बना हुआ, यानी dq ओवर dt वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर dq ओवर dt निकालने की कोशिश करो, सिंपल बात है, क्योंकि q भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे q चेंज होगा x कम होता जाएगा। तो q और x वेरिएबल हैं, बाकी के mg, 2l और k ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास सीधे सीधे ये q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x क्यूब आ गया। अब हमें वेलोसिटी बनानी है, तो वेलोसिटी क्या होगी, dx ओवर dt होगी कि नहीं होगी। तो इसको कर लो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके dq ओवर dt को क्या बना लेना,
यहाँ पर डी क्यू ओवर डी टी को कांस्टेंट बना लेना। अब करो जरा क्या आ रहा है देखो, इतना मैंने बता दिया, अब करो ऑनलाइन वालों भी। ऐसे कर लो, अपने को डी क्यू ओवर डी टी बनाना है तो 2 हटा लो यहाँ से, तो बोलो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3/2। ठीक है, अब इधर करो डिफरेंशियल डी क्यू ओवर डी टी, यानी Q का t के रिस्पेक्ट में। तो इधर वेरिएबल x है तो पहले तो x का होगा 3/2 x टू द पावर 3/2 - 1 इंटू x का भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या dx ओवर dt। यही तरीका होता है, जरा बताएं, यही तरीका होता है। dq ओवर dt बराबर 3/2 x टू द पावर 3/2 - 1, और अब वेरिएबल x भी तो है तो उसका dx ओवर dt होगा। और देखो ये हो गया dq ओवर dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है 3/2, ध्यान से सुनना, x टू द पावर 3/2 - 1 कितने हो गए 1/2, ओके 1/2 dx ओवर dt, यही तो वेलोसिटी हो गई। अब क्वेश्चन में dq ओवर dt भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को इधर खींच लो या x टू द पावर 1/2 को इधर खींच लो, तो बोलो वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x टू द पावर -1/2 हो गया। x की पावर 1/2 इधर आया तो x की पावर -1/2 हो गया, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गई -1/2। ऐसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया। कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया ये तो फर्स्ट हो गया, लेकिन उधर वाले से 7 हो जाएगा 6 हो जाएगा 7, तो 7 8 9 क्वेश्चन का ये पैकेज होता है। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं जरूर आता है, चाहे जेई में आ जाए या नीट में आ जाए, इसलिए जरूर तैयार कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x टू द पावर -1/2 बी बॉम्बे। अब इसका एक और क्वेश्चन, एक और सेट, और वो सेट क्या है देखो, नोट कर लिया हो तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए